Hello everyone, welcome to Simple Funda. I am Apurv and today I am here with lecture 2 of our MPPSC Mains Paper 3 series that is Science and Technology. तो हमने अपनी सीरीज स्टार्ट करी है यूनिट 1 से. ओके, सो दिस इज लेक्चर नंबर 2 फॉर यूनिट 1 एंड इन लेक्चर नंबर 1 वी हैव स्टडीड यूनिट एंड मेजरमेंट. तो वो वीडियो भी आप चेक करिए, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. So please check that video as well. And today in this lecture we are going to cover speed, velocity and acceleration और उनसे related जितने भी concepts हैं वो हम cover करने वाले हैं. So okay, let's start the session now. सबसे पहले हम समझते हैं स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं. ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनको डिफाइन करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती. जैसे कि अगर हम एक सपोज फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं मास. ओके, तो मास को मेजर करने के लिए केवल एक मैग्नीट्यूड चाहिए, सपोज 5, एंड एक यूनिट चाहिए, सपोज केजी. तो अब इसके अलावा हमें कोई डायरेक्शन देने की रिक्वायरमेंट नहीं है मास को डिफाइन करने के लिए. ओके, so any physical quantity which has only magnitude and no direction assigned is called scalar quantity. For example, mass हो गया, density हो गया, speed हो गया, volume हो गया, time हो गया, energy हो गया, temperature हो गया. ऐसे ही कई सारे scalar quantities available हैं. ओके, सिमिलरली अगर हम बात करें वेक्टर क्वांटिटीज की, तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिनको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड भी चाहिए, साथ में डायरेक्शन भी असाइन होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी. ओके, सपोज एग्जांपल के तौर पे इफ सम गाय इज राइडिंग अ बाइक विथ वेलोसिटी ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, तो ये हो गया मैग्नीट्यूड, ये हो गई यूनिट. बट अगर इसको एक स्केलर क्वांटिटी होना है, अगर वेलोसिटी को एक स्केलर क्वांटिटी होना है, तो एक डायरेक्शन भी असाइन होना चाहिए. तो दिस इज द डायरेक्शन. सो अ बॉय राइडिंग अ बाइक विद 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन वुड बी वेलोसिटी ऑफ दैट बॉय. ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल देखें वेक्टर क्वांटिटी के, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेट हो गया, वेलोसिटी ऑफ लाइट हो गया, ग्रेविटेशनल फील्ड हो गया, फोर्स, मोमेंटम, करंट, ऐसे ही करके बहुत सारे वेक्टर क्वांटिटीज भी है. ओके, तो ये हमने समझा स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज होते क्या हैं. बट कई बार 5 मार्कर क्वेश्चन भी बन सकता है कि डिफाइन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज एंड डिफरेंशिएट बिटवीन देम. ओके, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में कवर करेंगे. तो डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज. तो जैसा कि अभी हमने देखा, स्केलर क्वांटिटी हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट वेक्टर क्वांटिटी हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. सिमिलरली, फॉर स्पेसिफाइंग अ स्केलर क्वांटिटी वी नीड अ नंबर, सपोज 5, एंड अ यूनिट, सपोज केजी. तो ये हो गई हमारी स्केलर क्वांटिटी. But for specifying a vector quantity, we need a number, we need a unit and a direction. Suppose 5 किलोमीटर in north direction. तो ये हो गया हमारा वेक्टर क्वांटिटी. ओके, अगर हम रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो जो स्केलर क्वांटिटी है वो नॉर्मली सिंबल से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सपोज डिस्टेंस है तो हम उसको x से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, और अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें वेक्टर क्वांटिटीज़ को, तो वेक्टर क्वांटिटीज़ जो रिप्रेजेंट होती हैं वो होती हैं, एक तो सिंबल हो गया, उसके ऊपर एक एरो. तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन वेक्टर क्वांटिटी का. और लास्टली हम कई सारे एग्जाम्पल भी यहाँ पे दे सकते हैं टू मेक अवर आंसर मोर इनरिचिंग. ओके, अगर अब हम बात करें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की. ठीक है, तो सपोज वी हैव 2 पॉइंट्स, पॉइंट x1 एक पॉइंट मान लिया हमने, x2 एक दूसरा पॉइंट मान लिया. ओके, एंड सपोज देयर इज एन ऑब्जेक्ट O, this is an object O
विच वांट्स टू मूव फ्रॉम x1 टू x2 पॉइंट। ठीक है, तो x1 से x2 मूव करने के क्या क्या तरीके हैं? देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज टू मूव फ्रॉम x1 टू x2। सपोज जो पाथ ट्रेवल करता है ओ पार्टिकल, वो ये पाथ है। ठीक है, अब हम डिफाइन करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को। तो फर्स्टली इफ वी टॉक अबाउट डिस्टेंस, तो डिस्टेंस would be the path traversed by the object in a given time। तो सपोज एक गिवन टाइम में अगर पार्टिकल या ऑब्जेक्ट O ये पाथ ट्रेवर्स कर रहा है, ये पाथ फॉलो कर रहा है, तो इसको हम डिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस वुड बी द पाथ ट्रेवर्स्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम। ओके, तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट डिफरेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। ठीक है, तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको पाथ ट्रेवल से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, फॉर डिस्प्लेसमेंट वी नीड ओनली टू क्वांटिटीज, दैट इज फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। द डिफरेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर हम मैथमेटिकली देखें तो डेल्टा एक्स यहाँ पे डेल्टा डिनोट करता है चेंज। ठीक है, और एक्स डिनोट करता है पोजीशन। ठीक है, तो डेल्टा एक्स मीन्स चेंजेस इन पोजीशन इक्वल्स टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, दैट इज x2 माइनस x1। तो जो x2 माइनस x1 है वो होगा डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो x2 माइनस x1 इज डिस्प्लेसमेंट। और इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट वुड ऑलवेज बी द मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट while moving from one point to another। तो मिनिमम डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ये होगा। और डायरेक्शन क्या होगा, अगर वो यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है तो दिस वुड बी द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो ये हमने समझ लिया कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है। अगर हम SI यूनिट की बात करें तो SI यूनिट फॉर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज मीटर्स, नॉट मीटर पर सेकेंड बट मीटर्स, क्योंकि ये दोनों डिस्टेंस से लेंथ से ही रिलेटेड है। तो दिस वुड बी द SI यूनिट। ओके, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आता है वो है द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ कोर्स ऑफ मोशन मे बी जीरो बट द करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस इज नॉट जीरो। इसका मतलब क्या है, इसको हम थोड़ा आसान भाषा में समझ लेते हैं। मान लीजिए दो पॉइंट हैं x1 और x2। ठीक है, x1 से x2 मूव, कोई एक पॉइंट मान लीजिए O पॉइंट है जो x1 से x2 मूव कर रहा है, फिर वापस से x2 से x1 मूव कर रहा है। तो इस पूरे कोर्स ऑफ एक्शन में जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, दिस पाथ प्लस दिस पाथ, मतलब ये लेंथ प्लस ये लेंथ हो जाएगा डिस्टेंस। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ओके, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वुड बी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन क्या हुआ इस केस में, इस केस में यही इनिशियल पोजीशन है और फिर पार्टिकल लौट के इसी पोजीशन पे आया, मतलब यही फाइनल पोजीशन है। ठीक है, तो इस केस में फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन आर सेम, तो डिस्प्लेसमेंट वुड बी जीरो। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट था कि एक कोर्स ऑफ एक्शन में या कोर्स ऑफ मोशन में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है बट डिस्टेंस जीरो नहीं होगा। ओके, तो अभी इतना हमने समझ लिया। ओके, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है स्पीड। अब हम समझते हैं स्पीड क्या चीज़ है। ठीक है, स्पीड इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो स्पीड मेजर करी जाती है, इट इज
measured as the ratio of distance to time in which that distance was covered. मतलब किसी टाइम इंटरवल में अगर डिस्टेंस कुछ कवर किया गया है तो वो डिस्टेंस अपॉन दैट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एज स्पीड. ठीक है, जो यहाँ पे मेंशन किया गया है. स्पीड इज एन स्केलर क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन. ठीक है, अगर एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट वुड बी मीटर पर सेकेंड. ठीक है, बिकॉज इट इज डिस्टेंस बाय टाइम, तो मीटर बाय सेकेंड वुड बी द एसआई यूनिट फॉर स्पीड. अब दो कॉन्सेप्ट्स आते हैं, एवरेज स्पीड और एवरेज इंस्टेंटेनियस स्पीड. एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड. एवरेज स्पीड क्या होता है? वेरी सिंपल, टोटल पाथ लेंथ अपॉन टोटल टाइम इंटरवल. मतलब टोटल पाथ कवर्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, उसको बोलते हैं हम एवरेज स्पीड. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पार्टिकल ओ पार्टिकल है जो कि एक डिस्टेंस कवर कर रहा है 10 मीटर्स का 2 सेकेंड्स के अंदर, तो डिस्टेंस इज 10 मीटर और टाइम इंटरवल इज 2 सेकेंड्स, तो 5 मीटर पर सेकेंड वुड बी द स्पीड, एवरेज स्पीड ऑफ दैट पार्टिकल. ठीक है, और जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है इसको अभी हम 2 स्लाइड्स के बाद डिस्कस करेंगे. ठीक है, नाउ इफ वी मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज वेलोसिटी. तो जैसा कि प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा, स्पीड होता है चेंज इन डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है, सिमिलरली हम वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है, तो इसको हम डिफाइन करते हैं चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम. ठीक है, तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी which has both magnitude as well as direction. ठीक है, अगर हम इसके एसआई यूनिट की बात करें, मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट की बात करें, तो मीटर पर सेकेंड इसकी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट है. ठीक है, अब अगर हम बात करें एवरेज वेलोसिटी की, जैसे हमने एवरेज स्पीड की बात करी थी, सिमिलरली अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल. मीन्स चेंज, इट इज डिस्प्लेसमेंट मतलब चेंज इन पोजीशन डिवाइड बाय द टाइम इंटरवल टेकन. ठीक है, इसको अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो एवरेज वेलोसिटी मीन्स v बार इक्वल्स टू x2 माइनस x1. मान लीजिए 2 पॉइंट्स हैं x1 और x2, दिस इज फाइनल पोजीशन, दिस इज इनिशियल पोजीशन. तो x2 माइनस x1 क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम इंटरवल t2 माइनस t1. ठीक है, तो ये हो गया एवरेज वेलोसिटी. इस चीज को हम डेल्टा x बाय डेल्टा t भी लिख सकते हैं, वेयर डेल्टा रिप्रेजेंट चेंज. ठीक है, तो x2 माइनस x1 को हम डेल्टा x भी लिख सकते हैं. और सेम चीज को अगर हम ग्राफिकली एनालाइज करें या ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो वो हम ऐसे करेंगे. यहां हमने 2 एक्सिस बना ली, एक है टाइम एक्सिस और दूसरा है पोजीशन एक्सिस. ठीक है, यहाँ पे किसी भी पार्टिकल की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक हम ग्राफ बना के डिस्प्ले करेंगे. ठीक है, मान लीजिए ये उसका पोजीशन टू टाइम ग्राफ है किसी भी पार्टिकल का. सपोज टाइम t1 पे जो पार्टिकल की पोजीशन थी वो थी x1 और सपोज टाइम t2 पे पार्टिकल की जो पोजीशन है वो है x2. तो इस केस में जो एक ये कॉर्ड बनेगी विच कनेक्ट्स दीज 2 पॉइंट्स. ठीक है, ये एक कॉर्ड बन गई, इसका जो स्लोप होगा वो होगी वेलोसिटी. अब स्लोप कैसे निकालते हैं किसी भी कॉर्ड का या किसी भी लाइन का? तो स्लोप हम निकालते हैं उसका वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. तो ये वर्टिकल लेंथ कितनी है? x2 माइनस x1. तो इसका स्लोप कैसे निकालेंगे? x2 माइनस x1 डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल लेंथ कितनी हो जाएगी? ये t2 माइनस t1. तो इससे ये समझ में आया कि
किसी भी x वर्सेस t मतलब पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ जो भी है उसमें अगर किसी भी दो टाइम इंटरवल के बीच में हमें एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है तो वो होगी इक्वल टू स्लोप ऑफ द कॉर्ड ज्वाइनिंग दीज टू इंटरवल्स, उसके बराबर। ये किसके बराबर होगा? स्लोप ऑफ कॉर्ड, ठीक है, ज्वाइनिंग T1 एंड T2, ठीक है। तो इस स्लोप के बराबर हो गया। ये हो सकता है ये कॉन्सेप्ट हमें यूज ना आए एमपीपीएससी में, जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज मैंने ये आपको बता दिया है। ओके, तो मूव करते हैं नेक्स्ट टेबल पे। अब इसमें हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाने से पहले हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट अगर अपना देखें, आ कार इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन से ओपी। तो मान लीजिए ये हमारा एक यूनिफॉर्म लाइन है, वन डायमेंशनल लाइन है ये सब, और क्वेश्चन में बोला गया है एक कार है जो ओ से पी की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। अ कार इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन से ओपी, एक इस लाइन पर कार मूव कर रही है, ठीक है। तो ओ को हमने ले लिया 0 और ये करस्पॉन्डिंग उसके डिस्टेंसेस के मेजरमेंट है। इट मूव्स फ्रॉम ओ टू पी इन 18 सेकेंड्स, 18 सेकेंड में वो ओ से पी पॉइंट तक पहुंच जाती है, ठीक है। तो आगे देखते हैं आगे क्या है, एंड रिटर्न्स फ्रॉम पी टू क्यू इन 6 सेकेंड्स। अब पी से ये होती है रिटर्न, क्यू पहुंचती है ये 6 सेकेंड्स में, मतलब पी से क्यू पहुंचती है 6 सेकेंड्स में। और पी से क्यू का डिस्टेंस कितना है? 240 और 360 के बीच में 120 मीटर, ठीक है। ये तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो गया हमारा जो भी गिवन है प्रॉब्लम में। अब हम देखते हैं पूछा क्या है। तो व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन गोइंग। अब ये दो पार्ट्स में क्वेश्चन हमारा डिवाइडेड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी, फ्रॉम ओ टू पी एंड फ्रॉम ओ टू पी टू क्यू, ठीक है। तो दो पार्ट्स में हम इसको एनालाइज करते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी, ठीक है। हाँ ठीक है, और दोनों पार्ट्स में हमें एवरेज वेलोसिटी ठीक है, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड ये कैलकुलेट करना है फॉर पार्ट ए एंड पार्ट बी ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है। तो अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करूं तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या, सॉरी हम पहले कैलकुलेट करते हैं एवरेज स्पीड। ओके, हम पार्ट ए की बात कर रहे हैं। अगर हम एवरेज स्पीड की बात करें तो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल, ठीक है। तो इस केस में डिस्टेंस कितना हो गया, फ्रॉम मूविंग फ्रॉम ओ टू पी, डिस्टेंस जो है ओ से पी मूव करने का वो है 360 मीटर। तो ये हो गया 360 डिवाइडेड बाय टाइम टेकन कितना है, टाइम टेकिंग इज 18 सेकेंड्स। ओ से पी मूव करने में टाइम लगा 18 सेकेंड, ठीक है, जो कि हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये एवरेज स्पीड हो गई। ओके, अब सिमिलरली अगर हम एवरेज वेलोसिटी फाइंड करें तो इसका फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकिंग। तो सिमिलरली ओ से पी जाने में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, वही 360 मीटर, टाइम कितना लगा 18 सेकेंड्स। तो इस केस में भी जो एवरेज वेलोसिटी भी निकली वो भी निकली 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब अगर हम केस बी की बात करें, जब जो ऑब्जेक्ट है वो या कार है वो मूव कर रहा है ओ से पी, देन फिर पी से क्यू, ठीक है। पहले ओ से पी गई कार, फिर पी से क्यू गई। तो इस केस में हमें एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना है। तो इस केस में अगर एवरेज स्पीड कैलकुलेट करें तो डिस्टेंस कितना हो गया,
पहले O से P जाने का डिस्टेंस 360 मीटर, फिर P से Q जाने का डिस्टेंस 120 मीटर, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना लगा 18 सेकेंड्स प्लस 6 सेकेंड्स, तो ये कितना होता है 480 मीटर्स बाय 24 सेकेंड इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि एवरेज स्पीड पार्ट बी में कितनी थी। सिमिलरली अगर हमें एवरेज वेलोसिटी की बात करूं तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वाइल मूविंग फ्रॉम पॉइंट O टू P, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 360 मीटर्स। अब इसमें ऐड करेंगे डिस्प्लेसमेंट फॉर पॉइंट P टू Q, तो ये कितना होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है ये 120 मीटर्स होगा या -120 मीटर्स होगा, तो ये होगा -120 मीटर्स। क्यों, क्योंकि अब वो सेम डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा, वो मूव कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये होगा -120 मीटर डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, टाइम कितना लग रहा है 18 प्लस 6 सेकेंड, ये कितना हो गया 240 मीटर्स अपॉन 24 सेकेंड इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है एग्जाम में, क्यों नहीं आ सकता। और मेरे ख्याल से हम सब ने ये क्वेश्चंस छोटी क्लासेस में सॉल्व करे ही हुए हैं। ठीक है, तो ये आ गया एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड इन द सेकंड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। तो इससे हमें क्या समझ आया कि अगर मोशन जो है वो यूनिडायरेक्शनल रहता है, एक ही डायरेक्शन में मोशन होता है, तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का मैग्नीट्यूड सेम रहता है। ठीक है, बट अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्स होता है या चेंज होता है तो एवरेज स्पीड जो रहती है वो ज़्यादा हो जाती है एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से। ठीक है, ये हमारा कंक्लूजन इस एग्जाम्पल से निकल के आया। तो अगर कोई पूछे कैन वेलोसिटी बी ग्रेटर देन स्पीड, तो आंसर है नो। एट मैक्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कैन बी इक्वल टू स्पीड बट नेवर मोर देन दैट। ठीक है, तो ये चीज हमने अभी तक समझ ली है। नाउ मूविंग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। ये कॉन्सेप्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कि एवरेज वेलोसिटी होती है x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, एवरेज वेलोसिटी हमने देखी हुई है। ठीक है, जिसको हम लिख सकते हैं डेल्टा x बाय डेल्टा टी, ये लिख सकते हैं हम। अगर इस केस में क्या हो, डेल्टा टी मतलब चेंज इन टाइम जीरो की तरफ टेंड करने लगे, मतलब जो भी टाइम इंटरवल है वो बहुत छोटा होता जाए और बिल्कुल माइन्यूट बड़ा ही फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड हो जाए वो, तो उस केस में जो जो वेलोसिटी निकलेगी वो एक इंटरवल की ना निकल के वो एक इंस्टेंट की निकलेगी, एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट की वेलोसिटी निकलेगी, तो उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, तो ये देखिए सेम केस है, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी फॉर डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, इस केस में वेलोसिटी को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेरिवेटिव के फॉर्म में। ठीक है, dx बाई dt के फॉर्म में भी इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर ग्राफिकली हम इस चीज़ को देखें तो जैसा कि हमने देखा था किसी टाइम इंटरवल t1 और t2 के बीच में अगर हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी रहती थी तो हम इस कॉर्ड का स्लोप निकालते थे, है ना, इस कॉर्ड का स्लोप निकालते थे जो कि x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1 होता था। अगर इस टाइम इंटरवल को हम बहुत कम करते जाएं, मान लीजिए और छोटा करते जाएं, और छोटा कर दिया तो अब ये कॉर्ड की लेंथ और कम हो गई, और छोटा कर दिया तो अब ये कॉर्ड की लेंथ और कम हो गई, ऐसे ही करते करते अगर बिल्कुल ही छोटा कर दूं मैं इंटरवल को तो ये एक पॉइंट में कन्वर्ज हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो स्लोप हमें अब लेना पड़ेगा वो एक कॉर्ड का नहीं, वो एक
ये लाइन बन जाएगी, ये कॉर्ड कन्वर्ज होते 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 एक लाइन बन जाएगी जिसका स्लोप ही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाएगा। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट। ये टेंजेंट क्यों बोलना है, बिकॉज इट इज जस्ट टचिंग दिस कर्व। ठीक है, ये पेपर में मुझे नहीं लगता पूछा जाएगा, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज मैंने आपको बता दिया ये। ठीक है, अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट निकलता है, जो इंस्टेंटेनियस स्पीड हमने एक टॉपिक छोड़ के रखा था उसको अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एवरेज स्पीड ओवर अ फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। मतलब जो एवरेज स्पीड रहती है वो या तो एवरेज वेलोसिटी से ज़्यादा होती है और एट मोस्ट एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो सकती है। ठीक है, अगर हम एवरेज की बात करें, बट इंस्टेंटेनियस स्पीड इज ऑलवेज इक्वल्स टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, जो इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी रहते हैं वो उनका मैग्नीट्यूड हमेशा ही सेम रहेगा। बस इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो हमने समझ लिया। ओके, नाउ moving to the next concept of relative velocity। relative velocity तो हम सब ने एक्सपीरियंस किया है कभी ना कभी। कभी आपने देखा है कि एकदम से आपका, मान लीजिए आप नींद में ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं और आप सो रहे थे। ठीक है, एकदम से हमारी आंख खुलती है, हम खिड़की से बाहर देखते हैं तो कई बार हमें प्लेटफॉर्म चलता हुआ दिखता है ना। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये ट्रेन चल रही है या प्लेटफॉर्म अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। तो इस फिनोमेना को ही हम रिलेटिव वेलोसिटी फिनोमेना बोलते हैं, कि आप अपने आप को, जबकि होता है कि प्लेटफॉर्म तो नहीं चलेगा, ऑब्वियसली ट्रेन ही चल रही है, बट होता क्या है, वी एक्सपेक्ट कि वी कंसीडर अवर सेल्फ एज स्टेशनरी, कि मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ बट प्लेटफॉर्म इज मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। ओके, तो यहाँ होता क्या है, दिस इज द प्लेटफॉर्म, these are the platform and this is me passing from the platform। तो होगा क्या, अगर मैं अपने आप को स्टेशनरी एज्यूम कर लूँगा तो प्लेटफॉर्म मुझे अपोजिट डायरेक्शन में चलता हुआ नज़र आएगा या प्रतीत होगा। इस फिनोमेना को ही हम रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए अगर मैं दो ऑब्जेक्ट्स की बात करूं, सपोज देर आर टू ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी, एंड velocity of object A is VA and velocity of object VB is of object B। A और दूसरा ऑब्जेक्ट है B। ऑब्जेक्ट A की वेलोसिटी है VA, ऑब्जेक्ट B की वेलोसिटी है VB। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट A विद रिस्पेक्ट टू B, मतलब अगर B अपने आप को कांस्टेंट या फिर स्टेशनरी एज्यूम करे तो उसको लगेगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट VB विल बी एज्यूम्ड एज VA माइनस VB। ठीक है, इसका इजियर वे क्या होगा समझने का, मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट हैं A और B। A मूव कर रहा है मान लीजिए 50 किलोमीटर पर आवर से, B भी मूव कर रहा है 50 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, ओके, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो उनके बीच का डिस्टेंस कभी कम हो पाएगा क्या, कभी कम नहीं हो पाएगा। तो अगर B अपने आप को स्टेशनरी एज्यूम करे कि मैं स्टेशनरी हूँ और दूसरे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मुझसे कभी कम ही नहीं हो पा रहा, तो वो क्या एज्यूम कर सकता है कि रिलेटिव टू B स्पीड ऑफ A इज ऑल्सो जीरो। ठीक है, मतलब स्पीड ऑफ A वुड बी VA माइनस VB, मतलब 50 माइनस 50 इक्वल्स टू 0। वो अपने रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट A को भी स्टेशनरी ही समझेगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है रिलेटिव वेलोसिटी का, और इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हमने बहुत सारे प्रॉब्लम्स किए हुए हैं। ओके, तो सपोज ऑब्जेक्ट
A and object B are moving in opposite direction, suppose say with 50 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी स्पीड हमने एज्यूम कर ली, और 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वेलोसिटी हमने इसकी एज्यूम कर ली। ठीक है, तो अब अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी से चेक करना चाहें कि व्हाट वुड बी द स्पीड ऑफ, और सॉरी व्हाट वुड बी द वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, बी की वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में कितनी होगी, तो वी बी ए इक्वल टू वी बी माइनस वी ए, ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। वी बी कितना है 100, वी माइनस वी ए कितना एज्यूम करेंगे, अब क्योंकि दोनों की वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक को अगर हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो दूसरे को हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो 100 माइनस 50 इक्वल्स टू 150 किलोमीटर पर आवर इन विच डायरेक्शन। तो ए के रिस्पेक्ट में अगर देखें तो इन दिस डायरेक्शन 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बी आ रहा होगा, है ना। दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट केवल एक टर्म का मैं यूज करना चाह रहा था जिसका हम यूज बाद में कभी करेंगे, तो वर्ड इज मोमेंटम। मोमेंटम इज नथिंग, इट इज मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। ठीक है, तो इस टर्म को हम बोलते हैं मोमेंटम। तो मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ पार्टिकल एंड इट्स वेलोसिटी। और मोमेंटम क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होगा। अगर हम मोमेंटम की एसआई यूनिट की बात करें तो वो होती है केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये एसआई यूनिट होती है मोमेंटम की। अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा है एक्सेलरेशन। तो जैसे हमने देखा कि वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट फॉर द टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। सिमिलरली रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। ठीक है, जो dv बाय या डेल्टा v बाय डेल्टा t है उसको ही हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, सिमिलरली अगर हम एसआई यूनिट की बात करें, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट फॉर एक्सेलरेशन होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब जैसा कि हमने बात करी थी एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, सिमिलरली दो कॉन्सेप्ट होते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और एवरेज एक्सेलरेशन का। ठीक है, तो एवरेज एक्सेलरेशन ए ओवर अ टाइम इंटरवल इज डिफाइंड एज चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। ठीक है, तो ये चीज आ गई v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1 इक्वल्स टू डेल्टा v बाय डेल्टा t। इसी इक्वेशन में अगर हम t को जीरो की तरफ टेंड करवा दें तो वो बन जाएगा dv बाय dt, जैसा सिमिलरली बन रहा था वेलोसिटी के केस में। ओके, दिस थिंग इज सिंपल। हाँ, अब एक नेक्स्ट टॉपिक जो है वो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो होता क्या है, फॉर द बॉडीज मूविंग इन वन डायमेंशन, मतलब एक ही डायमेंशन में अगर कोई बॉडी मूव कर रही है और उसका अगर एक्सेलरेशन को हम कांस्टेंट मान लें, ठीक है, कोई भी बॉडी जिसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है वो ये तीन इक्वेशंस को फॉलो करेगी। ठीक है, अब ये इक्वेशन क्या है ये हम एक बार देख लेते हैं। इसमें 5 टर्म्स यूज करे गए हैं, v, v नॉट, x, t एंड a। इनको हम पहले डिफाइन कर लेते हैं। v क्या हो गया, किसी भी इंस्टेंस पे वेलोसिटी। ठीक है, किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी, किसी भी टाइम इंस्टेंट पे वेलोसिटी। t क्या है, वो टाइम इंस्टेंट, उसको बोल दिया t। उस टाइम इंस्टेंट पे वेलोसिटी जो भी होगी उसको बोल दिया v। उस इंस्टेंट पे जितना डिस्टेंस कवर किया होगा उसको बोल दिया
एक्स, डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, उसको बोल दिया एक्स। ए हो गया एक्सेलरेशन, ठीक है। और वी नॉट क्या है, वी नॉट हो गया इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये 5 टर्म्स आर देयर, इन्हीं 5 टर्म्स को कोरिलेट करते हुए ये 3 इक्वेशंस यूज करी जाती हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, ठीक है। अब ये इनका डेरिवेशन करना तो बड़ा ही लेंदी प्रोसेस हो जाएगा एंड इट इज़ नॉट गोइंग टू कम इन द एग्जाम, बट फॉर द सेक ऑफ डूइंग हम एक किसी चीज़ का ड्राइव करके देख लेते हैं, बट विल डू ओनली फॉर दैट थिंग, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जैसा कि हमें पता है v2 माइनस वी वन अपॉन t2 माइनस t1 ये होता है, ठीक है। अगर हम v2 क्या हो गया हमारी वेलोसिटी एट एनी पॉइंट t, ठीक है। अगर इसमें हम इनिशियल पॉइंट इनिशियल टाइम को 0 मान लें, मतलब इनिशियल टाइम 0 हो गया और फाइनल टाइम t हो गया, उस t पॉइंट पे वेलोसिटी जो थी वो v हो गई, और टाइम t1 जो था इनिशियल टाइम उस पर जो वेलोसिटी थी वो v नॉट थी। तो यही दोनों चीज़ें अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर दें तो a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा v माइनस वी नॉट अपॉन t माइनस 0। तो a क्या निकल के आया, v माइनस वी नॉट बाय टी, ओके। अब अगर इसको हम यहाँ ले जाएं तो ए टी प्लस वी नॉट इक्वल्स टू वी, ये आ गया। तो यही हमारी पहली इक्वेशन है, ठीक है। इस तरीके से चीज़ें ड्राइव होती हैं, बट वी नीड नॉट रिमेंबर दीज इक्वेशंस का डेरिवेशन, केवल हमें ये इक्वेशंस पता होना चाहिए। पहली इक्वेशन है v इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी, दूसरी इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट x इक्वल्स टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड इक्वेशन इज v स्क्वायर इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2ax। ये 3 इक्वेशंस का यूज करके हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, जो कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन इन वन डायमेंशनल से रिलेटेड होती हैं, ठीक है। इसका यूज हम करेंगे अभी, पहले हम एक और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट होता है कि कोई भी दो पार्टिकल्स या दो ऑब्जेक्ट हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और ऐसा होता क्यों है, बाय द वर्च्यू ऑफ देयर मास, क्योंकि उनमें मास रहता है कुछ ना कुछ पार्टिकल्स में, वो मास के ही कारण एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है दो पार्टिकल्स के बीच में, ठीक है। और वो उसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या रहता है, ये अभी हमारा पॉइंट ऑफ कंसर्न नहीं है, दैट वी विल कवर इन द कमिंग सेशंस, ओके। तो किन्हीं दो पार्टिकल के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जरूर रहता है, ठीक है। सिमिलरली अगर एक पार्टिकल हो गया अर्थ, ठीक है, दूसरा पार्टिकल हो गया मान लीजिए वो एक छोटा पार्टिकल है, तो अर्थ जो है वो एक फोर्स एक्सर्ट करती है पार्टिकल ओ पे, उस फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स या फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो ओ पार्ट जो है उस पर एक फोर्स, हर पार्टिकल जो अर्थ पे है उस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता रहता है, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स या फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। उसी फोर्स के कारण जो एक्सेलरेशन बॉडी में जनरेट होता है उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है g से। g की क्वांटिटी क्या होती है, g कैन बी टेकन एज कांस्टेंट विच इज इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। जो फोर्स लग रहा है, फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो एक्सेलरेशन जनरेट होता है a, उसको हम ले सकते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर कैलकुलेशन सिंप्लिसिटी के लिए हम इसको लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को। अब मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये अर्थ सरफेस है और ये वो ऑब्जेक्ट है।
अगर ऑब्जेक्ट को कोई ऐसे नॉर्मल छोड़ दें तो क्या होगा, उस पर एक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन उसमें आ जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी है, वी नॉट कितना है, 0 है, बट ड्यू टू एक्सेलरेशन अब उसमें वेलोसिटी आ जाएगी और वो नीचे की तरफ एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर देगा और फ्री फॉल होने लगेगा। ठीक है, अगर हम रेजिस्टेंस ऑफ एयर को निग्लेक्ट करें तो दैट वुड बी अ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट। ओके, तो अब इसको बेस बनाते हुए कई सारे प्रॉब्लम्स बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, क्या प्रॉब्लम्स बनते हैं ये हम अभी देख लेते हैं। ठीक है, ओके, सपोज दिस इज अवर सरफेस और एक ऑब्जेक्ट था ओ, सपोज 10 मीटर उसकी हाइट थी। ठीक है, अब क्या हुआ, अब उसको हमने ऊपर से छोड़ दिया, फ्री फॉल करवा दिया उसका। तो अब मान लीजिए हमें पता करना है कितने टाइम के बाद वो ऑब्जेक्ट सरफेस से हिट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या क्या पता है, इनिशियल स्पीड ऑब्जेक्ट की कितनी है, 0, वी नॉट क्या हो गया, 0, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, 10 मीटर्स। ठीक है, हमें निकालना क्या है, टाइम फॉर दिस डिस्प्लेसमेंट, इतना डिस्प्लेसमेंट होने के लिए टाइम कितना रिक्वायर्ड होगा ये हमें निकालना है। ठीक है, तो अब इन इक्वेशंस में से हम कौन सी इक्वेशंस यूज कर सकते हैं, हाँ, एक चीज और हमें पता है, एक्सेलरेशन, जो कि हमेशा ही कांस्टेंट होता है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इन इक्वेशंस में से हमें निकालना है, ये टाइम निकालना है। ठीक है, बट अपने को क्या चीज़ नहीं पता है, अपने को फाइनल वेलोसिटी भी नहीं पता। तो ये वाली इक्वेशन अगर हम यूज़ करेंगे तो हमारे पास दो वेरिएबल हो गए, दो वेरिएबल एक इक्वेशन से तो सॉल्व होंगे नहीं। सिमिलरली यहाँ पे हमें v नहीं पता और यहाँ पे तो टाइम का जिक्र ही नहीं है, तो ये वाली इक्वेशन भी हम यूज़ नहीं करेंगे। और यहाँ पे अगर सेकंड इक्वेशन हम देखते हैं तो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट हमें पता है, इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है 0 और एक्सेलरेशन भी हमें पता है, तो वी विल यूज़ दिस सेकंड इक्वेशन। तो अगर हम x इक्वल्स टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये इक्वेशन अगर यूज़ करते हैं तो x कितना है 10, u कितना है 0 इंटू टी प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना है 10, क्योंकि मूवमेंट भी नीचे की डायरेक्शन में हो रहा है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नीचे की डायरेक्शन में, इसलिए हम इसको पॉजिटिव ले रहे हैं। अगर बॉडी ऊपर मूव कर रही होती तो हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को नेगेटिव लेते। ठीक है, तो यहाँ हाफ इंटू ए और यहाँ टी स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या इक्वेशन हो गई, 10 इक्वल्स टू, ये तो कैंसिल आउट 0 हो गया और ये हाफ इंटू 10 टी स्क्वायर, 10 से 10 कैंसिल हो गया। इसको अगर हम राइट साइड पर लेफ्ट साइड में ले जाएं तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 या फिर टी इक्वल्स टू √2 इक्वल टू 1.41 सेकेंड। तो ये आ गया हमारा टाइम इंटरवल रिक्वायर्ड फॉर द ऑब्जेक्ट टू मूव फ्रॉम दिस पॉइंट टू द सरफेस। इस तरीके से बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं जो हम रेक्टिलिनियर मोशन या वन डायमेंशन मोशन में सॉल्व करते हैं और मोस्टली हम इसकी हेल्प से उनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमने एक बार हम रिवाइज करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। पहले हमने पढ़ा है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़, उनके बीच में डिफरेंस क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, उन दोनों में डिफरेंस क्या है, स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का अंडरस्टैंडिंग हमने लिया। उसके बाद हमने देखा कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को, हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी को कंपेयर किया, क्या होते हैं, क्या ये सेम होते हैं। फिर हमने रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को देखा, साथ ही साथ हमने मोमेंटम टर्म को डिफाइन किया, मोमेंटम क्या होता है। नेक्स्ट हमने एक्सेलरेशन को देखा, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। उसके बाद हमने लीनियर इक्वेशन या रेक्टिलिनियर मोशन के जो 3 इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं
उनको समझा, साथ ही साथ उस पर बेस्ड एक प्रॉब्लम भी करी। हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को भी समझा। तो ये चीज़ डिस्कस हमने इस लेक्चर में कर ली है। तो रेगुलरली मैं वीडियोस ऐसे बनाता रहूँगा एंड आप अपना फीडबैक भी मुझे दीजिए, आपको लेक्चर कैसा लग रहा है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम और एनी सजेशन यू कैन गिव दैट एज वेल इन द कमेंट सेक्शन। ओके, तो अगर आपको पीडीएफ या पीपीटी जो भी रिक्वायर्ड है तो आई विल शेयर अ लिंक ऑफ माय टेलीग्राम चैनल, और उसमें मैं पीडीएफ और पीपीटी अपलोड करता रहूँगा। यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर ओनली। और मैं अपने लेक्चर 1 जो अभी मैंने बनाया है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा इस वीडियो के, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, so if you are liking this initiative of mine, please like and please like this video, please subscribe to my channel and share it with the friends, क्योंकि फैमिली जितनी बड़ी होगी पढ़ने और पढ़ाने दोनों में ही उतना मज़ा आएगा। और आई वुड बी कंसिस्टेंट टू मेक डेली वीडियोस अगर ये मोटिवेशन मुझे मिलता रहेगा तो। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। ओके, थैंक यू।